डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली दरबार को देखेंगे। दिल्ली दरबार, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे एक या दो प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में रहते ही हैं। तो इसी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग आज पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद आपको दिल्ली दरबार को दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो, मध्य निषेध हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो। इसमें जितने भी प्रीलिम्स तक के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा प्रश्न आपका डील हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि दिल्ली दरबार क्या था। तो पहले जो हेडिंग लिख लेते हैं, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार क्या था। सबसे पहले हम देखते हैं कि दिल्ली दरबार क्या था और क्यों लगाया था। पहला प्रश्न ये आता है कि दिल्ली दरबार क्या था। दिल्ली दरबार एक शाही दरबार था, यानी यह एक शाही दरबार था जिसमें ब्रिटेन के महाराजा और महारानी के राज्याभिषेक या उसके स्वागत समारोह के लिए लगाया जाता था। और इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के महाराजा और महारानी को भारतीय राजा, नवाब और जनता के सामने उसकी ताकत यानी ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत और उसकी सर्वोच्चता को दिखाना या प्रदर्शित करना था, यानी शो ऑफ करना था कि हम इतने पावरफुल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शो ऑफ करना, यानी अपनी ताकत मतलब ब्रिटेन साम्राज्य की ताकत, वो अपनी सर्वोच्चता को प्रदर्शित करने के लिए लगाया जाता था। जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 के बाद 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद 1858 के अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को ब्रिटिश क्राउन के हाथों ले लिया गया था। यानी जहां ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय शासन व्यवस्था को देख रही थी या रिकॉर्ड कर रही थी, वहीं आप इस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ब्रिटिश क्राउन, सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में ये शासन व्यवस्था अब चलेगी। तो इसी ब्रिटिश क्राउन के टाइम पीरियड में, यानी 1858 से लेकर 1947 तक, इस टाइम पीरियड में कुल 3 बार दिल्ली दरबार लगाया गया था, जिसमें 1877, 1903 और 1911 कुल 3 बार दिल्ली दरबार लगाया था। और वही मुख्य दिल्ली दरबार है जिससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में आपको ये पता चल जाएगा कि इससे कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि दिल्ली दरबार कितने बार लगाया गया था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिल्ली दरबार कुल 3 बार, अगर आप नोट करना चाहें तो कुल 3 बार दिल्ली दरबार लगाया गया था। इसमें पहला दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, उस टाइम जो वाइसराय था वो लॉर्ड लिटन था। इसके शासनकाल में पहला दिल्ली दरबार लगाया गया था। उसके बाद 1903 में आप जानते हैं कि 1903 के आसपास लॉर्ड कर्जन, यानी 1905 में आप जानते होंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक है बंगाल का विभाजन। तो उस टाइम लॉर्ड कर्जन भारतीय वाइसराय था। ये दिल्ली दरबार लगाया गया था। और तीसरा और लास्ट जो है, ये दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के कार्यकाल में लगाया गया था। कुल 3 दिल्ली दरबार लगाया गया था, जिसमें से महत्वपूर्ण ये लास्ट वाला दिल्ली दरबार है जो अपने निर्णय के लिए जाना जाता है। यानी इसमें काफ़ी डिसीजंस लिए गए थे, जैसे कैपिटल शिफ्टमेंट, यानी कैपिटल भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। और भी कई निर्णय हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और 1903 के दिल्ली दरबार की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काफ़ी खर्चीला दरबार था। ये सबसे भव्य था, सबसे भव्य दिल्ली दरबार। इन तीनों में सबसे भव्य दिल्ली दरबार बीच वाला 1903 वाला लॉर्ड कर्जन के समय, इसमें पानी की तरह पैसा बहा दिया गया था। और 1877 लॉर्ड लिटन के काल में पहला दिल्ली दरबार लगाया गया था, जो यह भी एक महत्वपूर्ण दिल्ली दरबार था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद और महारानी भारत की महारानी घोषित किया गया था। हम लोग तीनों को एक एक करके देखेंगे कि दिल्ली दरबार प्रथम, द्वितीय और तृतीय में क्या क्या महत्वपूर्ण बात है। चलिए देखते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार, आप लिख लें इसे कि प्रथम दिल्ली दरबार।
प्रथम दिल्ली दरबार जो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1877 में आया था। और इसके वायसराय कौन थे? इसके वायसराय थे जैसा कि अभी कुछ देर पहले बताया है कि इस टाइम पीरियड में लॉर्ड लिटन वायसराय थे। लॉर्ड लिटन 1876 में एक अधिनियम लाया था। इस अधिनियम का नाम था शाही पद अधिनियम। शाही पद अधिनियम 1876। और इसी के अकॉर्डिंग पहली बार दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार लगा दिया गया। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें महारानी विक्टोरिया को, महारानी इस टाइम ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, इसको कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था और इसे भारत की महारानी भी घोषित किया गया था। भारत की महारानी और कैसर-ए-हिंद, इन दोनों टाइटल को इसे सम्मानित किया गया था। इसमें अगर कोई मुख्य निर्णय की बात करें तो इसमें कोई मुख्य निर्णय नहीं हुआ था, परंतु इस दरबार में कोई डायरेक्ट यानी खुद सम्राट या महारानी यानी कोई महाराजा या रानी खुद नहीं आया था, नहीं आए, इसे डायरेक्ट यहाँ दिल्ली दरबार लगा के सीधे दे दिया गया। तो इस प्रथम दिल्ली दरबार में मुख्य बात क्या था कि इसके समय लॉर्ड वायसराय जो था वो लॉर्ड लिटन, और ये दिल्ली दरबार एक अधिनियम के द्वारा लगाया गया था जिसका नाम था शाही पद अधिनियम 1876। 1 जनवरी 1877 को यह दिल्ली दरबार लगाया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद और भारत की महारानी घोषित किया गया था। इसमें महाराजा और रानी कोई भी सीधा नहीं पहुंचे थे। तो हम लोग इसके बाद दूसरा दिल्ली दरबार पढ़ते हैं, दिल्ली दरबार सेकेंड यानी द्वितीय दिल्ली दरबार। द्वितीय दिल्ली दरबार जो 1903 में लगाया गया था। 1903 में 1877 के बाद 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार लगाया था। और इस समय वायसराय की बात करें, वायसराय ये कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, वही लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल को बांट दिया था 1905 में। लॉर्ड कर्जन के समय ये दिल्ली दरबार लगाया गया था और ये तीनों दिल्ली दरबार में से सबसे भव्य, सबसे खर्चीला, इसमें पानी की तरह पैसा बहा दिया गया था। तो यह सबसे, इसमें अगर मुख्य बात की अगर बात करें तो यह सबसे खर्चीला दिल्ली दरबार था। खर्चीला दिल्ली दरबार। और इसमें भी कोई डायरेक्ट महाराजा या महारानी नहीं आए थे। जिस प्रकार 1877 वाला दिल्ली दरबार में भी कोई महाराजा या रानी नहीं आई थी, ठीक इसी प्रकार इसमें भी कोई महाराजा या महारानी नहीं आई थी, बल्कि वहाँ के महाराजा एडवर्ड सप्तम, वो महारानी का नाम था अलेक्जेंड्रा। महारानी अलेक्जेंड्रा को ब्रिटेन की महाराजा और महारानी घोषित किया गया था। इसे महाराजा वो महारानी घोषित किया गया था। इसमें भी एडवर्ड सप्तम वो अलेक्जेंड्रा खुद नहीं आए थे, बल्कि इसने अपने भाई, एडवर्ड सप्तम ने अपने भाई ड्यूक कनॉट को भेज दिया था और वही महाराजा और महारानी से संबंधित जो भी घोषणाएं थी वो वहाँ जाके लेके गए थे। इसमें इसके भाई एडवर्ड सप्तम के भाई ड्यूक कनॉट को भेजा गया था। तो अब इसमें दिल्ली दरबार की मुख्य बात यह है कि यह सबसे खर्चीला और दिव्य दरबार था। इसमें पानी की तरह पैसा बहा दिया गया था यह, और इस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। हम लोग देखते हैं कि तीसरा दिल्ली दरबार क्या था, उसमें वायसराय कौन थे, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तीसरा दिल्ली दरबार हमारे लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली दरबार है, क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और कुछ विवाद भी है जिसे हम पढ़ेंगे। तो आप इसे पूरा देखें तो देखते हैं कि तृतीय दिल्ली दरबार क्या था।
तृतीय दिल्ली दरबार जो 1911 में लगाया गया था। और इस समय वायसराय की अगर बात करें तो इस समय वायसराय जो है वह है वायसराय लॉर्ड। ये लॉर्ड किताबी भाषा है, अब हम लोग इसे लॉर्ड नहीं बोलते हैं, परंतु अगर किताब में है तो इसे आप पढ़ें, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर काफ़ी शोषण किया था, इसलिए हम लॉर्ड इसे नहीं कहना चाहेंगे, पर ब्रिटिश लैंग्वेज है तो आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन के तौर पर लॉर्ड हार्डिंग पूरा नाम रहेगा। तो ये इस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इसके वायसराय थे। और इसमें महाराजा और महारानी किसे घोषित किया गया था उसे हम देखते हैं। इसमें महाराजा और महारानी की बात करें तो इसमें जॉर्ज पंचम, वो विलियम मैरी, इसकी पत्नी का नाम विलियम मैरी को महाराजा और महारानी घोषित किया गया। जैसा कि हम वीडियो के शुरू प्रारंभ से ही कहते आ रहे हैं कि दिल्ली दरबार जो तीसरा दिल्ली दरबार है वह तीनों दिल्ली दरबार में से महत्वपूर्ण है। तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे जिसको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला निर्णय जो है वो क्या है? पहला निर्णय, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में जब जो बंगाल का विभाजन हो गया था उसे जॉर्ज पंचम ने रद्द कर दिया, यानी बंगाल विभाजन यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। और 1911 आते आते इस विभाजन को रद्द कर दिया गया था और इसमें बंगाल का पुनर्गठन भी किया गया था। और इस विभाजन के रद्दीकरण के बाद बंगाल का पुनर्गठन किस प्रकार किया गया? भाषा के आधार पर। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने तो बोला था कि हमें प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस बंगाल को विभाजन कर रहे हैं, यानी शासन प्रशासन में काफ़ी ये बड़ा क्षेत्र है, इसीलिए इस दृष्टिकोण से हम विभाजित कर रहे हैं, परंतु उसका मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन था। तो इसीलिए बंगाल का जब विभाजन रद्द हुआ तो इसमें इसे पुनर्गठित भाषा के आधार पर किया गया। और इसमें महत्वपूर्ण तीन क्षेत्र बनाए गए। एक था बंगाल, जो जिसमें पूर्वी पश्चिम बंगाल दोनों था, और एक था बिहार और उड़ीसा। आप जानते हैं कि बिहार और उड़ीसा पहली बार 1912 में अलग हुआ था और इसका गठन बिहार और उड़ीसा का गठन कर दिया गया था। और इसीलिए हम लोग 22 मार्च 1912 के दृष्टिकोण 22 मार्च 1912 को इसका मुख्य घोषणा हुआ था, इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस ही मनाते हैं। और तीसरा जो था वो असम था। असम एक कमिश्नरी के तौर पर इसका उदय हुआ था, यानी असम को एक कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें पहला निर्णय जो था वह था बंगाल विभाजन का रद्दीकरण। जो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था उसको रद्द करके इसको पुनर्गठित किया गया, जिसमें से तीन क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम कमिश्नरी क्षेत्र के तौर पर इसे पुनर्गठित किया गया था। और इसका पुनर्गठन जो था वो था भाषाई आधार पर। और इसकी मांगे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कर रही थी कि भाषाई आधार पर ही किसी क्षेत्र का विभाजन होना चाहिए। तो उसी आधार पर इसका विभाजन भाषाई आधार पर किया गया। और इसमें दूसरा जो निर्णय देखते हैं, इसमें आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसमें हम दूसरा जो देखते हैं महत्वपूर्ण निर्णय वो था कैपिटल सेटलमेंट का। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय था कैपिटल सेटलमेंट का, यानी राजधानी स्थानांतरित किया गया था। राजधानी, जैसा कि आप जानते हैं कि 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, परंतु जॉर्ज पंचम ने इसे कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, यानी कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। कब किया गया था? 1911 में। अगर हम देखें तो इसका नींव जो है, इस दिल्ली का नींव जो है वो जॉर्ज पंचम ने ही 1911 में रखा था। जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली का नींव रखा गया था। परंतु न्यू दिल्ली, अभी आप देखते हैं कि एक नया नाम है न्यू दिल्ली। जब भी पूछा जाता है कि भारत की राजधानी क्या है तो हम बोलते हैं नई दिल्ली। तो नई दिल्ली जो है तो दिल्ली के दक्षिणी भाग पर एक नगर को बसाया गया था और उसे ही नई दिल्ली नाम दिया गया था। और ये नाम दिया गया था 1927 में। और इसका उद्घाटन करने वाला कौन था? इसका उद्घाटन करने वाला नई दिल्ली का उद्घाटन करता कौन था?
इरविन, लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली का उद्घाटन किया था। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय क्या था? कैपिटल शिफ्टमेंट का, जिसमें कलकत्ता से कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी और ये जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में ही तृतीय दिल्ली दरबार के दौरान इसकी घोषणा कर दी गई थी। और न्यू दिल्ली जो इसका नामकरण है, आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं, नामकरण जो है वह 1927 में इसका किया गया और नई दिल्ली का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा कर दिया गया। तो इस तरह से दो महत्वपूर्ण निर्णय को हम लोग देख लिए। और एक तीसरा महत्वपूर्ण जो विवाद है वह है जनगण मन और जॉर्ज पंचम के स्वागत का विवाद। तो इसे भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या माजरा है। जनगण मन, वो जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5 के स्वागत का विवाद। तीसरा निर्णय था, निर्णय की बात नहीं करें तो इसमें एक विवाद है जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आजकल संसद में भी इसकी चर्चा काफ़ी होती है, जिसे हम लोग देखते हैं। इससे पहले एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं जिसे हम भूल गए थे, सॉरी। तो सबसे पहले एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो टॉपिक है कि जॉर्ज तृतीय दरबार, दिल्ली दरबार के अंतर्गत ही जो महाराजा है जॉर्ज पंचम, उसे एक 8 मेहराब वाला मुकुट, मेहराब क्या होता है? ये हीरे और सोने से जड़ा हुआ एक मुकुट था। 8 मेहराब वाला मुकुट गिफ्ट किया गया महाराजा। रानी को भी एक हीरे की हार रानी को दिया गया। 8 मेहराब वाला मुकुट जो है वो महाराजा यानी जॉर्ज पंचम को, और महारानी को हीरे की हार इसने दिया था पटियाला की रानी, पंजाब पटियाला जो भी पंजाब में है, पटियाला की रानी द्वारा इसे दिया गया था। इस तरह से दो और महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लिख लेंगे। इसमें 8 मेहराब वाला मुकुट, इसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे भी 8 मेहराब वाला मुकुट महाराजा को और हीरे की हार जो पटियाला की रानी द्वारा महारानी मैरी को गिफ्ट किया गया था। इस प्रकार से हमने दिल्ली दरबार को देखा। हम लोग देख रहे थे फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा, वो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, और दूसरा था वो कैपिटल शिफ्टमेंट वाला, यानी दिल्ली को राजधानी बनाया गया। इससे पहले कलकत्ता राजधानी थी, परंतु 1911 में जॉर्ज पंचम द्वारा कलकत्ता से राजधानी को शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया। तो इसके पीछे भी कोई कारण रहे होंगे, तो हम लोग उस कारण को देखते हैं कि दिल्ली को राजधानी क्यों बनाया गया। दिल्ली को राजधानी बनी। आपके मन में आ रहा होगा कि दिल्ली को राजधानी क्यों बना, क्यों? तो उसमें कुछ 2 या 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें पहली महत्वपूर्ण बात है कि उस टाइम 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा भारतीय नागरिकों की और ब्रिटिश साम्राज्य, भारतीय नागरिकों की तो छोड़ दें, ब्रिटिश अपने आप को पहले देखते थे, तो उस हिसाब से ब्रिटिश काफ़ी डरे हुए थे। और अगर हम कलकत्ता के लोकेशन की बात करें, जैसा कि हमारा ये भारत है और कलकत्ता कुछ यहाँ समुद्र के आसपास हमारा कलकत्ता है, और दिल्ली बीच सेंटर में दिल्ली है, तो कोई भी अटैक करना चाहेगा तो उस समय 17वीं 18वीं शताब्दी में नौसेना काफ़ी मजबूत थी। जो भी विश्व के देश थे, जो भी यूरोपियन देश थे, चाहे वह स्पेन हो, पुर्तगाल हो, उसकी नौसेना काफ़ी मजबूत थी, और 19वीं सदी आते आते उसकी नौसेना और भी मजबूत हो गई। तो ये हमारा बंगाल का खाड़ी है, और इस खाड़ी से नौसेना कभी भी कलकत्ता पर पहले अटैक कर सकता था। तो पहला ये कारण था, यानी सिक्योरिटी पहला कारण था। और इसी सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, क्योंकि दिल्ली भारत के केंद्रीय भाग में है, और इस पर अटैक करने के लिए काफ़ी दूरी तक अंदर अटैकर्स को आना पड़ेगा, इसलिए दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। और दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात, दिल्ली का हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिस्टोरिकल
जो इतिहास है, राजनीतिक और राजनीतिक इतिहास की बात करें, पॉलिटिकल हिस्ट्री, अगर आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में राजगृह या फिर पाटलिपुत्रा, गुप्त काल में पाटलिपुत्रा भी राजधानी बना था। परंतु मुगल काल में दिल्ली पूरे भारतीय शासन व्यवस्था की अंग था। दिल्ली महत्वपूर्ण अंग था और दिल्ली से ही मुगल सत्ता पूरे भारत को नियंत्रित करती थी। तो इसका एक राजनीतिक महत्व भी था, इसलिए दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। और तीसरा जैसा कि आप जानते हैं कलकत्ता बंगाल में है, तो बंगाल में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म 19वीं शताब्दी में काफ़ी चरम पे थी। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद अन्य भारतीय क्षेत्रों के मुकाबले वहाँ काफ़ी लोग जागरूक थे, संगठन बना रहे थे, राष्ट्रवाद के प्रति काफ़ी सेंसिटिव थे, किसी मुद्दे पर तुरंत आंदोलन कर देते थे। तो इन तीनों कारणों से सिक्योरिटी, पॉलिटिकल हिस्ट्री और नेशनलिज्म की वजह से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को शिफ्ट किया गया। तो ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय दरबार समाप्त होता है। परंतु इसी से संबंधित एक विवाद है, जैसा कि कुछ देर पहले हम लिखे भी हुए थे, कुछ जनगण मन और जॉर्ज पंचम के स्वागत का विवाद है, उसे भी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, परंतु आगे से हम कोशिश करेंगे कि वीडियो काफ़ी शॉर्ट में बने और उसी शॉर्ट वीडियो में ही आपको पूरा इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक से संबंधित दे दिया जाए। तो लोग देखते हैं विवाद किसका है? जॉर्ज पंचम के स्वागत का। विवाद कहाँ से आया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण और मन। जैसा कि आप जानते हैं कि महान लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को लिखा था। तो इसी जनगण मन को 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में जो कलकत्ता में हुआ था उसमें पहली बार गाया गया था। और ये सिर्फ एक संयोग है, इसे जानबूझकर नहीं गाया गया था। और इसे एक्सप्लेन करते हैं। आप देखेंगे कि जनगण मन जॉर्ज पंचम के स्वागत में या अंग्रेजों के स्वागत में नहीं गाया गया था। जॉर्ज पंचम आप जानते हैं कि 1911 के तृतीय दिल्ली दरबार में आए हुए थे और ठीक उसी वर्ष करीब नवंबर दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी अधिवेशन चल रहा था कलकत्ता में। तो उसी कोलकाता में जनगण मन को उसी अधिवेशन में पहली बार गाया गया, यानी जनगण मन को पहली बार गाया गया। कब गाया गया? 1911 में। और उसका लोकेशन क्या था? लोकेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता। आप कलकत्ता भी लिखना चाहें तो लिख लेंगे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1911 में अधिवेशन चल रहा था कलकत्ता में, उसमें जनगण मन को पहली बार गाया गया था। और उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक स्वागत गीत, थोड़ा इंक भर लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहें और इसे पूरा अवश्य देखें। तो इसमें स्वागत गीत गाया गया था। आपको दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए तो इसमें स्वागत गीत जो है गाया गया था। उसका स्वागत गीत का टाइटल था बादशाह हमार। और ये गीत जो है स्वागत गीत बच्चों के द्वारा गाया गया था। उसका टाइटल था बादशाह हमार और इसके लेखक जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, इसके लेखक थे रामभुज चौधरी द्वारा रचित बादशाह हमार गीत जो है बच्चों द्वारा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गाया गया था। और उसी वर्ष उसी कांग्रेस अधिवेशन में कोलकाता में स्वागत प्रस्ताव भी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 1911 है। आप देखेंगे कि 1911 नरम दल का काल है। कांग्रेस में नरम दल का काफ़ी वर्चस्व है। तो नरम दल वाले हमेशा जो भी राजा या महारानी बनाया जाता था तो उसके स्वागत के उपलक्ष्य में एक प्रस्ताव पारित करते थे। तो इसी वर्ष स्वागत प्रस्ताव भी, जॉर्ज पंचम का स्वागत प्रस्ताव पारित किया गया। तो आप देख रहे हैं कि पहली बार जनगण मन गाया तो गया, परंतु वो
स्वागत जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए नहीं गाया गया, बल्कि स्वागत के लिए अलग गीत था बादशाह हमार, जो रामभूत चौधरी के द्वारा गाया गया। और उसी वर्ष जॉर्ज पंचम के स्वागत प्रस्ताव आप देखेंगे। स्वागत प्रस्ताव और पहली बार जंगल मन जब गाया गया तो इसमें अंग्रेजी जो अखबार था उसने न्यूज़ छापा। क्या छापा? न्यूज़। और न्यूज़ में सभी बातों को मिक्स कर दिया, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया भारतीय जनताओं में, या ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटेन के लोग हैं, उसमें भी एक कन्फ्यूजन हो गया और सबको लगा। और उस न्यूज़ का जो टाइटल था वह था कि जॉर्ज पंचम के स्वागत में एक प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जॉर्ज पंचम के लिए एक स्वागत प्रस्ताव, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वागत प्रस्ताव पारित हुआ और एक गीत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गाया गया। तो इस स्वागत प्रस्ताव और जंगल मन पहली बार गाया गया, तो इसको मिक्स अप कर दिया गया, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। परंतु स्वागत के लिए एक अलग गीत था बादशाह हमार। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो विवाद था आपको समझ आया होगा और आप क्लियर भी हो गया होगा कि जंगल मन भारत माता के लिए गाया गया था, भारतीय के लिए गाया गया था, ना कि जॉर्ज पंचम के स्वागत समारोह के लिए गाया गया था। तो आशा करते हैं कि आपको ये दिल्ली दरबार क्लियर हुआ होगा। आप एक और भी बात नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं कि दिल्ली को जो आर्किटेक्ट था यानी वास्तुविद था वह एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर था। इन्होंने ही न्यू दिल्ली का जो डिज़ाइन है वो तैयार किया था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इससे बेटर क्लास को लेके आएंगे। धन्यवाद।